तो आज की हमारी पड़ताल एक ऐसी चीज के बारे में है जो हम सबके घरों में है, पर शायद हम उसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं हैं। टीवी का रिमोट। सवाल ये है कि जब हमारी लगभग हर डिवाइस, फोन, हेडफोन, स्पीकर सब ब्लूटूथ पर चल रही हैं, तो टीवी रिमोट आज भी उस पुरानी इंफ्रारेड यानी आईआर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों करते हैं? बिल्कुल। जिसमें रिमोट को सीधे टीवी की तरफ पॉइंट करना पड़ता है। ये सवाल जितना आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही दिलचस्प है। सही कहा। और ये सिर्फ एक पुरानी टेक्नोलॉजी के टिके रहने की कहानी नहीं है। अच्छा? ये इस बात को समझने का एक बेहतरीन मौका है कि कोई टेक्नोलॉजी सफल क्यों और कैसे होती है। आज की चर्चा में हम 3 मुख्य पहलुओं पर गौर करेंगे। ओके। पहला, आईआर और ब्लूटूथ के बीच वो व्यवहारिक अंतर क्या हैं जिनकी वजह से निर्माता आज भी आईआर को चुनते हैं। दूसरा, रिमोट कंट्रोल का विकास कैसे हुआ, उन तारों वाले डिवाइस से लेकर आज के वायरलेस गैजेट्स तक का सफर। और तीसरा? ये टेक्नोलॉजी असल में काम कैसे करती है। ठीक है, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। जैसा कि एक सोर्स में किसी ने लिखा है, अगर कोई चीज टूटी नहीं है तो उसे ठीक क्यों करें? हाँ, क्या टीवी रिमोट के साथ भी यही सीधा साधा मामला है? ये कहावत यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है, लेकिन इसके पीछे कई ठोस इंजीनियरिंग और व्यावसायिक वजह हैं। एक रिमोट कंट्रोल डिजाइनर के मुताबिक सबसे बड़ी वजह है कॉस्ट ऑफ गुड्स, यानी बनाने की लागत। अच्छा, तो सब कुछ पैसे पर आकर रुक जाता है, पर कितना फर्क पड़ता होगा? अरे जमीन आसमान का। बात जब बड़े पैमाने पर उत्पादन की हो तो ये फर्क बहुत बड़ा हो जाता है। मतलब? एक आईआर एलईडी और रिसीवर की कुल लागत शायद कुछ रुपए होती है, जबकि एक ब्लूटूथ चिपसेट, उसका एंटीना और जरूरी लाइसेंस की लागत 100 रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। ओहो, इतना ज्यादा? हाँ, अब सोचिए जब आप करोड़ों टीवी बना रहे हो तो ये छोटा सा अंतर अरबों रुपए का बन जाता है। सिर्फ एक बेसिक फंक्शन के लिए कोई कंपनी इतना ज्यादा खर्च क्यों करेगी? सही बात है। यानी एक तरफ साधारण सी टॉर्च जैसी तकनीक और दूसरी तरफ एक पूरा मिनी कंप्यूटर। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। लागत के अलावा और क्या? इसके बाद आती है सरलता। आईआर का सिस्टम मोर्स कोड जितना सीधा है। बटन दबाया, लाइट जली, एक खास पैटर्न में ब्लिंक हुई, टीवी ने उसे पढ़ लिया, काम खत्म। और ब्लूटूथ? वो किसी कानूनी दस्तावेज जैसा जटिल है। उसमें पेयरिंग होती है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होते हैं और एक पूरा सॉफ्टवेयर स्टैक होता है जिसे मैनेज करना पड़ता है। ये सब टीवी का वॉल्यूम बदलने जैसे आसान काम के लिए बहुत ज्यादा तामझाम है। ठीक है, तो ये सस्ता और सरल है, लेकिन एक चीज जो मुझे हमेशा परेशान करती है वो है बैटरी। क्या इसमें भी कोई भूमिका है? बहुत बड़ी भूमिका है। आईआर बहुत कम बिजली इस्तेमाल करता है। एक रिमोट 2 AAA बैटरी पर महीनों यहाँ तक कि सालों तक चल सकता है। हाँ, ये तो है। ब्लूटूथ रेडियो सिग्नल होने की वजह से लगातार ज्यादा पावर खींचता है। यूजर को हर कुछ हफ्तों में रिमोट चार्ज करना पड़े, ये कोई अच्छा अनुभव नहीं है। आपने कहा कि आईआर में हस्तक्षेप नहीं होता, जो एक फायदा है। लेकिन आज के स्मार्ट घरों में, जहां मैं अपने फोन से दूसरे कमरे की लाइट बंद करना चाहती हूँ, क्या ये लाइन ऑफ साइट वाली सीमा, मतलब सीधे टीवी की तरफ पॉइंट करने की मजबूरी, एक बड़ी कमी नहीं बन गई है? ये एक बेहतरीन सवाल है और यही हमें ब्लूटूथ के फायदों की तरफ ले जाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ब्लूटूथ की सबसे बड़ी खूबी यही है कि उसे लाइन ऑफ साइट की जरूरत नहीं होती। आप रिमोट को कंबल के नीचे से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए roku या एप्पल टीवी जैसे डिवाइस जो अक्सर टीवी के पीछे छिपे होते हैं, ब्लूटूथ या वैसी ही रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, मैंने सुना है कि ब्लूटूथ 2 तरफा कम्युनिकेशन भी कर सकता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि रिमोट सिर्फ टीवी को सिग्नल भेज नहीं सकता, बल्कि टीवी से जानकारी वापस पा भी सकता है। अच्छा। आईआर सिर्फ एक तरफा रास्ता है। ब्लूटूथ की इसी क्षमता की वजह से एप्पल टीवी का रिमोट अपने आप फर्मवेयर अपडेट डाउनलोड कर लेता है। अरे वाह! या उस पर हेडफोन जैक लगाया जा सकता है। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि आईआर सिर्फ कुछ किलोबिट प्रति सेकंड की गति से डेटा भेजता है। बस बटन दबाने की जानकारी के लिए काफी है। हाँ, जबकि ब्लूटूथ की गति मेगाबिट्स में होती है, इसलिए वो सॉफ्टवेयर अपडेट जैसी भारी भरकम चीजें भी संभाल सकता है। एक बात और, मैंने देखा है कि एक ही यूनिवर्सल रिमोट से टीवी, सेट टॉप बॉक्स, साउंड सिस्टम सब चल जाता है। ये आईआर की वजह से ही संभव है क्या? बिल्कुल। आईआर एक खुला स्टैंडर्ड है। ज्यादातर निर्माताओं के कमांड कोड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं, इसलिए एक ही रिमोट को कई डिवाइस चलाने के लिए प्रोग्राम करना आसान है। जबकि ब्लूटूथ डिवाइस को तो पहले पेयर करना पड़ता है। सही कहा, जो इसे थोड़ा जटिल बनाता है। और एक और सिरदर्द है, चूंकि ब्लूटूथ एक रेडियो टेक्नोलॉजी है, इसलिए इसे अमेरिका के एफसीसी जैसे सरकारी सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। अच्छा,
जो ये सुनिश्चित करते हैं कि डिवाइस दूसरे सिग्नल्स में दखल ना दे। ये निर्माताओं के लिए एक और महंगा और समय लेने वाला काम है। ये सोचना दिलचस्प है कि ये सारे फैसले, लागत, सरलता, बैटरी लाइफ, आज भी इतने मायने रखते हैं। इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या ये समस्याएं हमेशा से थी? मतलब रिमोट कंट्रोल का सफर शुरू कहाँ से हुआ था? इसकी जड़ें तो टीवी से भी पुरानी है। 1898 में ही निकोला टेस्ला ने एक रेडियो नियंत्रित नाव का प्रदर्शन करके सबको हैरान कर दिया था। 1898 में? कमाल है। हाँ, लेकिन टीवी रिमोट की असली कहानी 1950 में जेनिथ कंपनी से शुरू होती है। उन्होंने लेजी बोन्स नाम का एक रिमोट बनाया। लेजी बोन्स यानी आलसी हड्डियां, नाम तो बड़ा मजेदार है। तो क्या उस तार वाले रिमोट की सबसे बड़ी दिक्कत सिर्फ लोगों का उसमें उलझना ही थी? उलझकर गिरना तो सबसे बड़ी और सीधी समस्या थी ही। लोग सचमुच उस तार में फंस जाते थे। बाप रे। लेकिन ये उस समय की एक बड़ी तकनीकी छलांग थी। सोफे पर बैठे बैठे चैनल बदलना। पर जाहिर है तार से छुटकारा पाना अगला तार्किक कदम था। तो यहीं से वायरलेस रिमोट का आइडिया आया होगा? हाँ, 1955 में जेनिथ के ही एक इंजीनियर यूजीन पॉली ने पहला वायरलेस रिमोट फ्लैशमैटिक बनाया। फ्लैशमैटिक? ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की बंदूक जैसा दिखता था और ये टीवी पर रोशनी की किरणें फेंकता था। बंदूक जैसा? हाँ, टीवी के चारों कोनों में फोटो सेल लगे थे। आप जिस कोने पर रोशनी डालते उसके हिसाब से चैनल बदलता, वॉल्यूम कम ज्यादा होता या टीवी म्यूट हो जाता। ये तो काफी भविष्यवादी लगता है, पर इसमें जरूर कोई खामी रही होगी। इसमें एक बहुत मजेदार खामी थी। क्या? वो सिस्टम किसी भी तेज रोशनी पर प्रतिक्रिया करता था। अगर कमरे में तेज धूप आ जाए तो चैनल अपने आप बदलने लगते थे? पागलों की तरह। हाँ, ये तो वैसा ही है जैसे आज भी कुछ ऑटोमेटिक दरवाजे तेज धूप में अपने आप खुल जाते हैं। सही कहा। लगता है रोशनी को सेंसर के तौर पर इस्तेमाल करने की ये समस्या आज भी पूरी तरह हल नहीं हुई है। बिल्कुल। तो सूरज की वजह से ये आइडिया फेल हो गया। जेनिथ ने फिर क्या किया? अगला कदम क्रांतिकारी था। सिर्फ एक साल बाद 1956 में रॉबर्ट एडलर की टीम ने स्पेस कमांड रिमोट बनाया। ये रोशनी के बजाय अल्ट्रासाउंड पर काम करता था। अल्ट्रासाउंड? मतलब वो आवाज जो हम सुन नहीं सकते? हाँ, इंसानी कान की सुनने की क्षमता से परे की आवाज। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इसमें बैटरी नहीं लगती थी। बिना बैटरी के? ये कैसे मुमकिन था? ये शुद्ध मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कमाल था। रिमोट के अंदर एल्यूमिनियम की 4 पतली छड़ें थीं, हर एक अलग लंबाई की। अच्छा? जब आप कोई बटन दबाते तो एक छोटा हथौड़ा उन छड़ों से टकराता था। हर छड़ एक खास फ्रीक्वेंसी की क्लिक जैसी आवाज निकालती थी, जिसे टीवी का माइक्रोफोन सुन लेता था। अरे वाह! तो इसीलिए पुराने जमाने के लोग रिमोट को क्लिकर्स कहते थे। मुझे आज समझ आया। जी हाँ, बिल्कुल। ये टेक्नोलॉजी इतनी सफल और भरोसेमंद थी कि अगले 25 सालों तक यही इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बनी रही। 25 साल? हाँ, हालांकि इसकी एक छोटी सी दिक्कत थी। वो क्या थी? इसकी अल्ट्रासोनिक आवाज इंसानों को तो नहीं सुनाई देती थी, पर कहा जाता है कि इससे घर के कुत्ते बहुत परेशान होते थे। कुत्ते? हाँ, हर बार चैनल बदलने पर वे भौंकने लगते थे। तो क्लिकर्स 25 साल तक चले, ये तो कमाल है। लेकिन आखिरकार 1980s के दशक में इंफ्रारेड ने उसे कैसे बदल दिया? क्या सिर्फ कुत्तों वाली बात थी या कोई बड़ी तकनीकी वजह थी? कुत्तों वाली बात तो एक मजेदार किस्सा है, लेकिन असली वजह तकनीकी और बाजार की जरूरतें थीं। 1980s के दशक तक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सस्ते और आम हो चुके थे। इंफ्रारेड एलईडी का उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा था। इसने अल्ट्रासाउंड के मुकाबले कई बड़े फायदे दिए। जैसे कि? होता दूसरा, ये कहीं ज्यादा कमांड्स भेज सकता था। ओ हाँ, 80 के दशक में वीसीआर और केबल टीवी का जमाना आ गया था। बिल्कुल। अब सिर्फ चैनल और वॉल्यूम बदलने से काम नहीं चलना था। प्ले, पॉज, रिकॉर्ड, फास्ट फॉरवर्ड जैसे दर्जनों नए बटनों के लिए ज्यादा कमांड्स की जरूरत थी, जो अल्ट्रासाउंड से संभव नहीं था। सही। इंफ्रारेड हर बटन के लिए एक अनोखा डिजिटल कोड भेज सकता था। तो कुल मिलाकर हम एक ऐसे बिंदु पर हैं जहां सामान्य टीवी के लिए आईआर काफी अच्छा और बेहद किफायती है, लेकिन स्मार्ट टीवी और स्ट्रीमिंग डिवाइस जैसे उन्नत गैजेट्स अतिरिक्त सुविधाओं के लिए ब्लूटूथ को अपना रहे हैं। बिल्कुल सही। आजकल हाइब्रिड रिमोट भी बहुत आम हो गए हैं। हाइब्रिड? हाँ, जैसे एक केबल बॉक्स का रिमोट बॉक्स से बात करने के लिए ब्लूटूथ का इस्तेमाल करता है, ताकि उसे कहीं भी छुपा कर रखा जा सके। ओके। लेकिन वही रिमोट आपके टीवी का वॉल्यूम और पावर कंट्रोल करने के लिए आईआर का इस्तेमाल करता है। ये दोनों दुनियाओं का सर्वश्रेष्ठ संयोजन है। ये तो बहुत स्मार्ट है। वैसे एक दिलचस्प बात यह भी है कि रिमोट कंट्रोल के आने से ही चैनल सर्फिंग का जन्म हुआ। इसने टीवी कार्यक्रमों के निर्माताओं पर दबाव डाला कि वे अपने शो को और तेज गति वाला और मनोरंजक बनाएं।
ताकि दर्शक बोर होकर पलक झपकते ही चैनल न बदल दें। बिल्कुल। तो टीवी रिमोट की कहानी उलझाने वाले तारों से शुरू होकर धूप से धोखा खाने वाली रोशनी और कुत्तों को परेशान करने वाले क्लिक्स से गुजरते हुए आज की सरल और सस्ती इंफ्रारेड तकनीक तक पहुंची है। और इसके आज भी टिके रहने का कारण क्लासिक इंजीनियरिंग का सिद्धांत है। जो काम सबसे सरल, सबसे भरोसेमंद और सबसे सस्ते तरीके से हो जाए, वही सबसे अच्छा समाधान है। और अंत में एक विचार जो हमारे श्रोताओं को सोचने पर मजबूर कर सकता है। बताइए। हमने रिमोट कंट्रोल को टीवी और घरेलू उपकरणों से जोड़कर देखा है, एक आराम की चीज। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का शुरुआती विकास सैन्य मकसदों के लिए हुआ था। सैन्य मकसदों के लिए? हाँ, दूर से टॉर्पीडोज और शुरुआती ड्रोन्स को नियंत्रित करने के लिए। वही मूल विचार, दूर से किसी चीज को नियंत्रित करना, जो आज हमें सोफे पर बैठे बैठे चैनल बदलने की सुविधा देता है। उसने युद्ध के मैदान से लेकर अंतरिक्ष की खोज तक सब कुछ बदल दिया है। आज हम मंगल ग्रह पर घूम रहे रोवर्स को करोड़ों मील दूर से इसी मूल सिद्धांत से नियंत्रित करते हैं। ये सोचने वाली बात है ना? ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक साधारण उपभोक्ता सुविधा की जड़ें इतनी शक्तिशाली और दूरगामी हो सकती हैं।